हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लिया जाए there is uniform electric field which is represented by horizontal equally spaced lines which are parallel to each other, and direction of electric field is from left to right, which I have show you इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट से राइट है और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू मैंने शो किया हुआ है। और जो डाइपोल है, डाइपोल रखा गया है इंक्लाइंड, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा है वो है -Q और बी पॉइंट पर जो चार्ज रखा है वो है +Q, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डाइपोल की 2a होती है। अब जो डाइपोल है उसकी डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है फ्रॉम -Q टू +Q होती है और जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो P की डायरेक्शन है वो है A टू B और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है लेफ़्ट टू राइट, और इन दोनों के बीच का जो एंगल हुआ वो है थीटा। क्लियर? सारी कंसिडरेशन समझ आई? मैं एक बार फिर से बोलता हूँ आपको कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो है A टू B या -Q टू +Q, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है, एज्यूम कर रखी हमने, लेफ़्ट टू राइट, और इन दोनों के बीच का जो एंगल हुआ उस एंगल को हमने एज्यूम किया थीटा। क्लियर? इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब मैंने बताया था कि 1 कूलम चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसी दूसरे चार्ज के कारण, उस फोर्स को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Q, या Q नोट हमने लिखा था। तो F यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू QE, this is the relation between F and E. E is the electric field, Q is the charge and F is the force. तो जो चार्ज A पर है, और वो कौन सा चार्ज है? -Q, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? F, इसको F1 एज्यूम कर सकते हैं या FA एज्यूम कर सकते हैं, दिस वन। तो F इज इक्वल टू -QE, और ये किस साइड फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका मतलब 1 कूलम चार्ज लेयर्स की फॉर्म में इस तरीके से आ रहा है, लेफ्ट से राइट, और जो यहाँ पर चार्ज है -Q, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स किस साइड लगेगा? फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड। तो F वेक्टर इज इक्वल टू -QE। इसके बाद जो फोर्स होगा B पर, 1 कूलम चार्ज मूव कर रहा है लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में, और जो चार्ज है +Q B पर, इसको अपने साथ लेके जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? QE। हमने यहाँ पर वेक्टर फॉर्म कंसीडर कर रखा है। क्लियर? तो इसके बाद जो टोटल फोर्स है, जो टोटल फोर्स है इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है F A इज इक्वल टू -QE एंड F B इज इक्वल टू +QE। जो टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट फोर्स कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये -QE है, ये +QE है, तो -QE ये कैंसिल हो जाएगा +QE से।
क्योंकि वो एक लेफ्ट साइड फोर्स है, एक राइट साइड फोर्स है, तो नेट फोर्स जीरो होगा। लेकिन क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, लाइन अलग अलग है, अलग अलग पैरेलल लाइंस के थ्रू ये एक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से ये एक डाइपोल फॉर्म कर रहे हैं, डाइपोल सॉरी एक कपल फॉर्म कर रहे हैं, और एक कपल फॉर्म कर रहे हैं इसका मतलब वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे। अब 11th में आपने टॉर्क पढ़ा था, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, कौन से दोनों फोर्स का, एफ ए और एफ बी, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो वो सेम होगा, और वो फोर्स कितना है, क्यू ई, और इन दोनों के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये बी सी, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों पैरालाइंस की, ये सी है पॉइंट। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें मेज़र करनी है। कैसे मेज़र करेंगे, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। इसमें ये 2a है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रही है ए बी सी, तो हम बी सी को कैलकुलेट करेंगे। तो बी सी को कैलकुलेट करने के लिए ए बी गिवन है और एक एंगल गिवन है, तो बी सी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। तो हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और ए बी की वैल्यू क्या है, 2a, तो ये हो जाएगा 2a साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई है, बी सी की, बी सी की वैल्यू क्या आ गई है, 2a साइन थीटा। अब यहाँ पर सारी वैल्यू हम रख देंगे जब हम टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर फोर्स मैग्नीट्यूड लेंगे, तो मैग्नीट्यूड लेने के लिए क्यू ई रखा हमने, और बी सी की वैल्यू क्या है, ए बी साइन थीटा, जो 2a साइन थीटा के इक्वल होगी। अब क्यू इंटू टू ए को हम पी लिख सकते हैं। तो टॉर्क की जो वैल्यू हुई, जो टॉर्क का एक्सप्रेशन आया, वो आया पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। तो पी ई साइन थीटा जो है ये है टाउ इज इक्वल, टॉर्क की वैल्यू आ गई। और हमने 11th में पढ़ा था, जब दो वेक्टर हों और उसको ए बी साइन थीटा लिख रखा हो, दो वेक्टर ए बी हों और उनको ए बी साइन थीटा लिख रखा है, तो उसको हम ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो टॉर्क है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जो टॉर्क है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी क्रॉस ई, क्योंकि पी भी एक वेक्टर है और ई भी एक वेक्टर है। तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पी की डायरेक्शन क्या होती है, यहाँ पर मैंने दिखा रखी है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, मतलब इस साइड होगी। ई की डायरेक्शन है इस साइड, लेफ़्ट टू राइट, तो पी क्रॉस ई राइट हैंड थंब रूल से करेंगे तो जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी इनवर्ड। तो हम टॉर्क की डायरेक्शन को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो टॉर्क है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद हम स्पेशल केस लेते हैं, अगर टॉर्क पी ई साइन थीटा, जैसे ये एक्सप्रेशन है, या पी क्रॉस ई वेक्टर फॉर्म में, तो अगर एंगल जीरो हुआ तो साइन जीरो तो जीरो होता है, 180 भी जीरो होता है। इन दोनों केस में जो टॉर्क है, टॉर्क की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, दैट इज़ ज़ीरो। लेकिन अगर परपेंडिकुलर हों, मतलब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब टॉर्क मैक्सिमम एक्ट करेगा, मैक्सिमम टर्निंग होगी, और वो मैक्सिमम टर्निंग किसके इक्वल होगी, टाउ इज इक्वल टू पी ई, क्योंकि साइन 90 हो जाएगा और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। क्लियर। ये जो एक्सप्रेशन है ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये ज़रूरी आता है, तो इसको छोड़ना मत। और मैंने इस तरीके से लिख रखा है कि वो किसी भी तरीके से पूछे, कैसी लैंग्वेज को घुमाए, तो इस डेरिवेशन में सारे आंसर इंक्लूड हैं। तो जो डेरिवेशन मैंने लिखवा रखी है, केवल यही डेरिवेशन आपको लर्न करनी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो, जब हम कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो टर्न करेगा। टर्न करेगा मतलब उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होगा। जब टॉर्क अप्लाई हो रहा है और वो टर्न कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, और वो वर्क उसके अंदर एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, और उस एनर्जी को ही हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसकी? इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो potential energy of electric dipole is the energy possessed by the electric dipole due to its specific configuration or position in external electric field। अब एक फॉर्मूला है, ये आपने रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ा था, रोटेशनल मोशन में 11th क्लास में क्या पढ़ा था फॉर्मूला? वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर मोमेंटम। वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगुलर, सॉरी एंगुलर मोमेंटम में गलत बोल गया। वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क होता है, तो फोर्स रिप्लेस्ड बाय टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट इज रिप्लेस्ड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डी थीटा, कितने एंगल से वो टर्न होगा। तो टाउ की वैल्यू हमने रख दी पी साइन थीटा डी थीटा। ये है, दिस इज स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन, मान लिया थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ था डी थीटा से, तो थोड़ा सा वर्क उसके अंदर हुआ, और वो है कितना? डी डब्ल्यू। मान लिया जाए जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को पहले रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका एंगल थीटा 1 था, और डिस्प्लेसमेंट के बाद, टोटल डिस्प्लेसमेंट के बाद एंगल थीटा 2 हो गया, तो हम टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमने इंटीग्रेट किया दोनों साइड और लिमिट रखी 0 से W यहाँ पर वर्क की, और राइट साइड में जो हम रखेंगे लिमिट, वो रखी है हमने एंगल की, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कौन है? जिसके आगे डी लिखा होता है, डी थीटा। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक हमने इंटीग्रेट किया है, और यहाँ पर जो पी और ई ये तो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, इनको हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल देंगे। क्या बचेगा? केवल साइन थीटा डी थीटा अंदर बचेगा। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन वो है माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा माइनस कोस थीटा, और जो लिमिट होंगी वो राइट साइड हम लिखेंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो थीटा इज रिप्लेस्ड बाय थीटा 2, फिर माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, और फिर कोस थीटा 1। तो जो मेन एक्सप्रेशन हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, वो बन जाएगा माइनस पी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। इसमें एक स्पेशल केस है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्या है कि अगर हम ये मानते हैं कि जो थीटा 1 है वो पहले 90 डिग्री था, और जो थीटा 2 है वो कोई भी एंगल हो सकता है, तो हमने थीटा एज्यूम कर लिया। तो थीटा एज्यूम कर लिया, तो इनकी वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन के अंदर डाल देंगे। इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर डालने के बाद क्या आया? माइनस पी कोस थीटा माइनस कोस 90 जीरो होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो यू इज इक्वल टू माइनस पी कोस थीटा, तो क्योंकि कोस 90 तो जीरो हो जाता है, तो इसका जो एक्सप्रेशन आया u इज इक्वल टू पी कोस थीटा। तो p भी वेक्टर क्वांटिटी है और e भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? p डॉट ई वेक्टर। लेकिन डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए ध्यान से देखिए, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पर इसके ऊपर एरो हमने मार्क नहीं किया हुआ है, जो कि वेक्टर का सिंबल होता है। क्लियर? तो आज हमने दो टॉपिक किए हैं। क्या किया है? सबसे पहले हमने टॉर्क का एक्सप्रेशन डेराइव किया, दूसरा हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। अब तक मैं अगर कहूँ कि जितना फिजिक्स का पार्ट हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट आज का ही है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे और गॉस लॉ पढ़ेंगे, जो कि वो भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट, उसमें 3 डेरिवेशंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, तो कल की वीडियो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी अच्छे से देखें। थैंक यू।